साथियों, अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है और आप ये सपने देख रहे थे कि बिहार में शिक्षक की बहाली आएगी और हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, तो ये न्यूज़ बिल्कुल आपके लिए है। वैसे अभ्यर्थी जो बीटेक के हैं या फिर किसी और भी स्ट्रीम के हैं, जो ये सोच रहे थे कि हाँ हम एलिजिबल हैं नहीं हैं क्या है, ऐसे बहुत सारे क्यूरियोसिटी आ गई हैं जब बीपीएससी ने अपना एडवर्टीजमेंट जारी किया है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीपीएससी के एडवर्टीजमेंट आने के बाद में बीटेक वाले फोन करके बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर क्या हम एलिजिबल हैं। जो बीएससी नॉर्मल बीएससी करके छात्र बैठे हुए हैं, एमएससी करके छात्र बैठे हुए हैं, वो भी कॉल कर रहे हैं। जो बीएड करके डीएलएड करके बैठे हुए हैं वो भी कॉल कर रहे हैं कि सर क्या हम एलिजिबल हैं। इन सारे पहलुओं पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने चर्चा करी है। साथ के साथ हमने ये भी कहा था कि आप उस वीडियो को देखने के बाद में एडवर्टीजमेंट को एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो है क्या चीज कि जब से एडवर्टीजमेंट आई है इसके अंदर बहुत सारे घाल-मेल हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें दी गई है जो समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए इस वीडियो सेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बातें करेंगे कि कौन से छात्र एलिजिबल हैं, कौन से एलिजिबल नहीं है। बाकी सारे पोर्शन के ऊपर आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो पिछला वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे वैसे छात्र जो बीपीएससी के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, जो अध्यापक बनना चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो एलिजिबल है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि वे भारत के नागरिक हो। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम इंडिया के अंदर भारत के अंदर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम भारत के नागरिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ के साथ इनकी ये मंशा थी लिखना कि वे बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। इसका मतलब यह है कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी, जो टीचर बीएड या सीटेट या फिर अपने स्टेट टेट पास करके बैठे हुए हैं, वे सोच रहे थे कि हम तो बिहार के अंदर वैकेंसी आएंगी और फॉर्म फिलअप कर लेंगे। वैसे अभ्यर्थी इससे बाहर हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली बात। दूसरी चीज ये कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर क्या की जाती है, एक एग्जाम ली जाती है। समय समय पर एग्जाम ली जाती है जो शैक्षणिक योग्यता धारिता को प्रस्तुत करता है, उसको पास होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ये जो इन्होंने इतने साफ साफ शुद्ध हिंदी में लिखा है ना, इसका क्या मतलब है थोड़ी देर बाद पता चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर वैसे अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो कौन से छात्र हैं जो एलिजिबल है, तो देखिए अगर आपने 50%, मैं इसके ऊपर कंप्लीटली चर्चा करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। अगर आपने 50% के साथ इंटरमीडिएट कर रखा है या फिर उसके साथ साथ इंटरमीडिएट के साथ आपने डीएलएड कर रखा है, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर 45% इंटरमीडिएट यानी कि उच्चतर माध्यमिक के साथ या फिर उसके समकक्ष कोई भी आपने कर रखा है और 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। कई बार ऐसा होती है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा जो होती है ना, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग नाम से देती है, लेकिन वो 2 साल के डिप्लोमा के इक्विवेलेंट डिग्री देती है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीएलएड कर रखा है, कौन सा 4 वर्षीय 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएलएड कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आप शिक्षा शास्त्र के अंदर 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, तब भी एलिजिबल हैं। या फिर हम देखें तो आगे देखिए ये दिया गया है, स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता हो, मतलब वो बीएड डीएलएड जेबीएल कुछ भी नाम जाना जाता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो शिक्षक पात्रता का इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए और वे बीएड कर रखे हो। सिर्फ बीएड की बात है, अगर बीएड कर रखे हैं तो वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम 55% अंक के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड कर रखे हों। यानी कि अगर आप बीएड कर रखे हो या एमएड साथ के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड प्लस एमएड, जो 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष होती है ना, वो इंटीग्रेटेड होकर के 3 वर्ष की हो जाती है। अगर आप बीएड और एमएड कर रखे हो तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूर्ण अहर्ता रखते हैं।
लेकिन देखिए यहां पर जो ये कही गई ना, कहीं से भी इन्होंने सीटेट बीटेट इसकी बात नहीं की है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि बेसिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो बेसिक क्वालिफिकेशन आपका ये होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट देखें तो आगे इन्होंने कहा है क्या चीज कि NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो और उसे 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति मूल कोटि के विद्यालय प्राध्यापक के रूप में प्रनियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, तब जाकर के उनकी आवश्यकता पूरा होगा। और वैसे अगर 6 महीने में पूर्ण ना किया जा सका तब फिर से एक समय दिया जाएगा, और जो 6 महीने का समय होगा ना उस समय उनको संपूर्ण अवकाश दिए जाएंगे और वो इस फॉर्म को भरने के पास होने के बाद अपना एग्जाम को पास करेंगे और इस वैकेंसी के अंदर बने रहेंगे। आगे अगर देखें तो आगे इसके अंदर दिया गया है, यही सारी चीजें ये कही गई है। 6 महीने का फिर वही बात कहा गया है ये NCET के लिए, फिर उर्दू के लिए कहा गया है ये जो लैंग्वेज पेपर है उसके लिए, फिर बांग्ला के लिए कहा गया है, समकक्ष तकनीकी, यही सारी चीज कही गई है। इसमें और कुछ नहीं कहा गया है। अब इसमें होता है कि कुछ एक विशेष एक ट्रस्ट से चलने वाले संस्थान भी होते हैं जो ये सारे कोर्सेज को करवाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ये सारी चीजें दिए गए हैं। विशेष इसके अंदर कुछ नहीं है। विशेष यहाँ पे आ जाती है कक्षा 9 से 10 तक के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम है ना, कक्षा 1 से 5 होगी या डायरेक्ट 9 से 10 होगी। 6 से 8 की वैकेंसीज नहीं है, 6 से 8 की वैकेंसीज 0 बताई गई है। यहाँ पे कक्षा 9 और 10 के लिए दिया गया है कि कौन से अध्यापक के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास बीएड है, अगर आपके पास बीएड है तब आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास यहां पे देख लो आप बीएड बीएससी डीएलएड जो हो, बीएससी एड हो, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर अगर आगे देखें तो इन्होंने बहुत ही चालाकी से काम किया हुआ है, और वो क्या है जरा उसको देखिए। जो पहला समूह दिया गया है वो दिया गया है गणित का, दूसरा समूह विज्ञान का, तीसरा समूह सामाजिक विज्ञान का, और चौथा समूह दिया गया है भाषा से संबंधित विषय। देखिए सबसे बड़ा जो पेज है इसी के अंदर है 9वीं और 10वीं के लिए मैथ और साइंस के लिए कौन से छात्र एलिजिबल है, कौन से नहीं है, क्या बीटेक एलिजिबल है, क्या साइंस एलिजिबल है। चलिए उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए गणित के अंदर स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपने गणित के साथ साथ क्या पढ़ा हो, गणित के साथ अगर आपने भौतिकी पढ़ी हो यानी कि फिजिक्स पढ़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या फिर स्टैटिक्स, इसमें से कोई एक अगर आपने पढ़ा है इसके साथ, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं मैथ्स के लिए। और अगर हम साइंस के लिए देखें तो स्नातक स्तर पर जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि बोटनी, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखा है, या फिर इंजीनियरिंग के अंदर आपने इसमें से किसी भी विषय को, 2 विषय को अगर आपने पढ़ रखा है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। दो मतलब वनस्पति विज्ञान यानी कि आपकी सब्सिडरी के अंदर और ऑनर्स के अंदर। ये सारी चीजें बाद में थोड़ी सी स्पष्ट हो रही हैं, इसके अंदर वैसी कोई भी स्पष्टता नहीं दी गई है। आगे देखिए, अगर सामाजिक विज्ञान है तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय यानी कि ऑनर्स और सब्सिडरी के अंदर अगर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो और अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल, इस दोनों में से कोई एक रहा हो, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पे दी गई है भाषा के लिए क्या चीज, अगर माध्यमिक स्तर के शिक्षक का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं भाषा मतलब हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, फारसी का, जो भी लैंग्वेज है, बंगला का, उसके लिए तब आपको लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन हम लोग साइंस से कर लेते हैं और मास्टर्स लैंग्वेज पेपर से कर लेते हैं,
ठीक है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिनकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, मास्टर्स लैंग्वेज पेपर से हो, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। वे लैंग्वेज के अंदर टीचर नहीं भर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप जब इतना देखते हो एडवर्टीजमेंट, आपको क्या लगता है? आपको ये लगेगा जो बीटेक वाले छात्र हैं 100% एलिजिबल है, जो बीएससी वाले छात्र हैं 100% एलिजिबल है, जो नॉर्मल बीए किए हुए हैं वे छात्र भी 100% एलिजिबल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना देख करके सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है कि क्या हम एलिजिबल हैं? आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। कौन एलिजिबल है फिर? चलिए उसकी चर्चा थोड़ी देर में होगी। अगर आप आगे देखो तो यहां देखिए, कक्षा 11th और 12th के लिए, कक्षा 11 और 12 के लिए, यहां तक खत्म। यहां पे 9वीं और 10वीं खत्म। बहुत सारे फैकल्टी यही पे कह दे रहे हैं कि जो बीटेक वाले हैं यहां तो एलिजिबल है ही है, फिर यहां पे झगड़ा किस बात की है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो स्पष्ट थोड़ी देर बाद होंगी। आगे देखिए, आगे उन्होंने कहा है 11th और 12th के अध्यापक के लिए क्या होना चाहिए? तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था में बीएड होना चाहिए। मतलब आपको मास्टर्स होने चाहिए, मास्टर्स की डिग्री चाहिए, साथ के साथ बीएड चाहिए, या फिर 45% अंक के साथ स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य, मतलब आपका मास्टर्स होगा या फिर उसके समतुल्य कोई भी डिग्री हो सकती है। मास्टर्स के समतुल्य जो भी डिग्री होंगी वो भी एलिजिबल है। और उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए? बीएड का डिग्री होना चाहिए। जैसा कि ये बार बार चिल्ला के हर एक सेक्शन के अंदर कह रहे हैं कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने 9th और 10th के जो साइंस स्ट्रीम है या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रीम है उसके अंदर इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला है, ना लैंग्वेज के अंदर बोला है। लैंग्वेज के लिए चलो थोड़ी देर के लिए तो वो कह भी रहे हैं, लेकिन और सभी स्ट्रीम के लिए इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे इसमें और क्या चीज दिया गया है। आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया गया है 55% अंक के साथ, 55% अंक के साथ या तो उसके समकक्ष स्नातकोत्तर अथवा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड की डिग्री होनी चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर 11th 12th के लिए वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 5 अंक की छूट दी गई है। अगर हम 11th 12th की और स्ट्रीम की बात करें कि आखिर कौन से सब्जेक्ट किसके लिए एलिजिबल होंगे, तो सबसे पहली चीज, अगर आप फिजिक्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर आपकी एमएससी होनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो सकता है, अप्लाइड फिजिक्स हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकता है। अगर इस सेक्शन के अंदर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है तब आप फॉर्म भर सकते हैं फिजिक्स का। लेकिन साथ के साथ फिजिक्स के सिर्फ मास्टर्स के होने से आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ आपको बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, और सिर्फ बीएड की डिग्री ही नहीं, आगे आपको दिखाएंगे और भी क्या चीज चाहिए। चलिए आगे थोड़ा सा पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। केमिस्ट्री अगर आप भर रहे हैं तो केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपका मास्टर्स होना चाहिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स का भरा है तो इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज के अंदर एमए होना चाहिए। या फिर कॉमर्स के लिए आप भर रहे हो नॉर्मली, तब आपके लिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कॉमर्स के अंदर। लेकिन अगर एमकॉम है इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स तो वो एलिजिबल नहीं है। का मतलब मास्टर्स डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। इस चीज को ध्यान रखना कि एमकॉम अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कर रखा है तब आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद ये सारे जो है स्टडीज अगर आपने जूलॉजी ग्रेजुएशन स्तर पे कर रखा हो और मास्टर्स आपकी हो तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, इसकी पात्रता आप रखते हैं। नेक्स्ट है एक मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आपने मास्टर्स मैथमेटिक्स के अंदर कर रखी हो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मास्टर्स नहीं है तब आप इस फॉर्म को भरने का अहर्ता बिल्कुल नहीं रखते हैं। जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेक्शन है इस बीपीएससी के फॉर्म का, चलिए उसके ऊपर हम लोग परिचर्चा करते हैं। ये क्या चीज है कि 11th 12th के लिए आपको दिया गया है कि कंप्यूटर के टीचर कौन बन सकते हैं।
और इसी के आधार पे पीछे का भी जो फैकल्टी है ना, उसको भी डिसाइड कर लिया गया है कि शायद यही अहार्ता हमारे लिए भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कंप्यूटर के लिए अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, कहां से मान्यता प्राप्त, तो वैसे यूनिवर्सिटी DOEACC से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर अगर है तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी यानी AICTE से अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से BE या BTech की डिग्री है, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए? एक कंप्यूटर टीचर के लिए। या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो AICTE अप्रूव्ड है, उस कॉलेज से अगर आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर BTech कर रखे हो, चाहे आपकी CS और IT नहीं रही हो, अगर कोई भी और स्ट्रीम रहा हो, लेकिन उसके साथ में कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है ना, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप कंप्यूटर के टीचर बनने के लिए एलिजिबल अहर्ताएं रखते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में स्नातक कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस में स्नातक कर रखा हो, या BCA कर रखा हो, या समकक्ष किसी भी विषय में स्नातकोत्तर कर रखा हो। अगर आपने BCA किया है, BCA के बाद में अगर आप MCA ना किए हो, उसके बदला में MA कर लिए हो, इंग्लिश से कर लिए हो, हिंदी से कर लिए हो, साइंस के किसी स्ट्रीम्स मैथमेटिक्स से कर लिए हो, तो अगर ऐसा है तब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन BCA के बाद में MA का डिग्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मास्टर्स डिग्री होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं BCA वाले। अगर सिर्फ BCA करके स्टडी को आप ड्रॉप कर दिए हैं, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरी चीज, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो और किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल किए हुए हो, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने स्तर B का DOEACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि धारण कर रखी है, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने DOEACC से स्तर C का भी अगर उपाधि आपने धारण कर रखी है, सर्टिफिकेट ले रखी है, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप MCA किए हुए हैं 3 वर्षीय कोर्स, जैसे ऐसा होगा कि जो BCA किया होगा ना, उसके लिए 2 वर्ष का MCA होगा, वो तो एलिजिबल है ही है। लेकिन कोई ऐसे छात्र होंगे जो BCA नहीं किए होंगे, BSc किए होंगे, लेकिन MCA जरूर कर लिए होंगे, तो वैसे छात्र के लिए MCA 3 वर्ष की हो जाती है, 6 सेमेस्टर की हो जाती है, तो वो छात्र भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने सबसे अच्छी टर्म यहाँ पे एक चीज जोड़ दी है, वो क्या चीज, कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, कंप्यूटर विज्ञान के लिए, और किसी सब्जेक्ट के लिए इन्होंने नहीं दिया है। अगर आप देखो तो कंप्यूटर विज्ञान जो है, इसी के अंदर इसी सेक्शन में इन्होंने दे रखा है कि कंप्यूटर विज्ञान के अंदर आपको BEd की कंपलसरी नहीं है। अगर BEd नहीं भी है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर 11th-12th के और भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए इन्होंने कुछ अहर्ताएं दे रखी है। जैसे आप इसमें देखिए, संगीत होते हैं, जो म्यूजिक के टीचर होते हैं उसके लिए है। फिर यहाँ पे कुछ एक वाणिज्य के लिए है, बिजनेस स्टडीज के लिए है। तो सबसे ज्यादा क्वेरी जो हमारे पास आई थी वो उसी के लिए आई थी, एक तो कंप्यूटर टीचर के लिए और दूसरी BTech के लिए। तो मेनली मेरा फोकस उसी पे है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो दी गई हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं, इसको आप पढ़ लेना, यहाँ पे बहुत सारा चीज नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके ऊपर हम आते हैं, और वो है ये जो यहाँ पे सबसे बड़ा अजगर बन के बैठा हुआ है। और वो क्या चीज है, तो देख लो, यहाँ पे दिया है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या मतलब ये कि अगर प्राथमिक शिक्षक अगर बनना है तो सीटेट में पेपर 1 या बीटेट का पेपर 1 पास होने चाहिए, तभी आप प्राथमिक शिक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए, जो प्राथमिक शिक्षक के लिए अहर्ताएं हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं BEd था, DLED था, तो वहां पे तो हमको समझ में आ ही गई थी, पहले ही हम समझ गए थे कि भैया हमको BEd होगा या DLED होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन के साथ एक और कंडीशन, क्या चीज, अगर आप
सीटेट पास है पेपर 1 में या बीटेट पेपर 1 में पास है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अगर सिर्फ और सिर्फ बीएड है और डीएलएड है तब आप इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। अगर आप सीटेट या फिर बीटेट में पास पेपर 1 में नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने का अर्हता नहीं रखते हैं। दूसरी बात, माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए स्टेट का पेपर 1 पास होने चाहिए। माध्यमिक के लिए, जिसकी तो ये फॉर्म दिए ही नहीं है फिर भी उसकी दे दिए है। चलो आगे है उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट का पेपर 2 पास होने चाहिए। जो फॉर्म भरवाई गई थी, पिछली बार एग्जाम ली गई थी स्टेट, उस स्टेट में पेपर 2 पास होने चाहिए। हो सकता है सीटेट का पेपर 2 है उसको भी पास कर ले, उसको भी एलिजिबल दे दे। ये तो फॉर्म जब फिलअप होगा उस समय पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ पे अभी तक हमें यही समझ में आ रही है कि अगर आपको सीटेट पास है तब ये फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट पास नहीं है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर तब आप फॉर्म भर सकते हैं। 11-12 के अंदर कंप्यूटर के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है। और साथ के साथ बीएड की डिग्री के बाद में आप अगर इस स्टेट को पास नहीं किए हैं तब आप इस फॉर्म को भरने का अर्हता बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। यहाँ पर एक चीज दिया गया है कि 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। मतलब वैसे अभ्यर्थी, वैसे टीचर जो पहले से टीचर हैं उनके लिए ये स्टेट या बीटेट पास करने की जरूरत नहीं है। एक कॉलम वहां पे बना हुआ रहेगा कि आप पहले से टीचर हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं, आप उस स्लॉट को टिक कर देंगे तब आपके लिए ये दक्षता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे उसको भरना बहुत ही जरूरी है। ये चीज जो था ना, ये ऊपर इनको क्लियर करना चाहिए था लेकिन इन्होंने ऊपर क्लियर नहीं किया है। नेक्स्ट, थोड़ी सी मुझे पता है कि आप दुखी हो गए होंगे जो बीटेक वाले होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर थोड़ी सी इसके ऊपर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी वही जो क्वेरी रह गई थी उसी क्वेरी के लिए मैं स्पेशल इस वीडियो को लेकर को आया हूं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है नोट, वैसे अभ्यर्थी जो अभी ये जो दिया गया है ना, मैं टोटल इसका आपको सारांश बता रहा हूं। वैसे अभ्यर्थी जो अभी अपियरिंग में है, मतलब इस बार जुलाई के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, वे सोच रहे होंगे कि क्या जुलाई 2023 के अंदर जो हम एग्जाम देंगे क्या हम एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं होंगे। अभी तक जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसके अनुसार, अगर इसके अंदर रेटिफिकेशन हो जाए वो अलग की बात है। चलते चलते अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा कि वैसे अभ्यर्थी जो स्टेट पास नहीं है, बीटेट पास नहीं है या फिर जो अभी अपियरिंग के अंदर है, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? उसके लिए एक बहुत ही साधारण शब्दों में एक चीज कही गई है कि अगर आपने पिछला सीटेट दिया हो, यानी कि जो दिसंबर वाली सीटेट हुई थी उसको अगर आपने दिया है और आप पास हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, भले ही आपकी फाइनल बीएड या डीएलएड की एग्जाम नहीं हुई हो। लेकिन इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि वो आपकी एग्जाम लास्ट हो जाने चाहिए। कब तक? तो वो एक डेट दिया गया है 31/8/2023 तक। वो आपकी लास्ट एग्जाम 31/8/2023 तक हो जानी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, स्व घोषणा देने होंगे कि हाँ हमारी एग्जाम इस डेट तक संपन्न हो जाएगी और इसका साक्ष्य बीपीएससी के द्वारा जब मांगा जाएगा तब वो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। और वो साक्ष्य क्या होंगी? तो आपका एडमिट कार्ड हो गया जिसपे आपका रूटीन सेट रहती है कि हाँ किस डेट में आपके एग्जाम होने हैं, कब से कब होने हैं। लेकिन आपका लास्ट एग्जाम जो है 31/8/2023 तक हो जाने चाहिए। रिजल्ट आपका पब्लिश नहीं भी हुआ हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपियरिंग के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। अगर हम इस टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समअप करें तो एक ही चीज समझ में आती है कि सबसे पहली बात आपके पास बीएड या डीएलएड होना चाहिए। चाहे आपके द्वारा बीएड की गई हो, चाहे आप बीएससी किए हो, चाहे आप बीए किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रिलेटेड जो कंसर्न्ड ट्रेड है उसके लिए, जो कंसर्न आपकी स्ट्रीम है उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन बीएड होनी चाहिए तब, या डीएलएड होना चाहिए तब, या एमएड होना चाहिए तब। साथ के साथ आपके द्वारा
सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई होने चाहिए, पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है और एस्टेट पास नहीं है तब आप इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, जैसा कि अभी तक किया गया है। हो सकता है कि बाद के समय में इसको कुछ चेंज किया जाए, कुछ और किया जाए, ये तो समय की बात है, समय ही बताएंगे, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा बार बार हर एक चीजें चेंज अभी तक करती जा रही हैं, की जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आती हैं या फिर इसी के ऊपर फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं, सारा चीज इसी के ऊपर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।